नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शुक्रवार के इस स्पेशल कार्यक्रम में और खास तौर से उस सिनेरियो में, उस जंक्चर में जबकि भारतीय बाजार के अंदर काफी ज्यादा अनिश्चितता बनी हुई है। तो आज हम बातचीत करेंगे उस खास कार्यक्रम के। दरअसल कभी कभी कड़ी मेहनत के बाद भी किसी काम में सफलता नहीं मिलती है। ऐसी सूरत में लोग कहते हैं कि लक अच्छा नहीं है। इसीलिए किसी काम को पूरा करने के लिए लक की काफी अहमियत होती है। शेयर मार्केट में भी लक काफी मायने रखता है। लक अगर आपके साथ नहीं है तो आपकी तिजोरी हमेशा खाली ही रहेगी। हालिया करेक्शन के बाद बाजार अपने साथ अच्छे संकेत लेकर आया है। एफआईएस की बिकवाली और महंगाई में नरमी, फेड का रेट हाइक, ये सारे फैक्टर अनुमान के मुताबिक नजर आने लगे हैं। अब यह लग रहा है कि बाजार की तेजी और बढ़ सकती है, पर इन पॉजिटिव तथ्यों के बीच मार्केट में कमाई के लिए गुड लक काफी जरूरत होती है। तो आज हम वही गुड लक लेकर आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की और शेयरों की मटकी फोड़ते हैं और गुड लक निकालते हैं। तो आज असल में दो मूवीज रिलीज हो रही हैं। पहली मूवी है एक विलन रिटर्न, जो पिछली मूवी थी एक विलन, उसका सीक्वल आज रिलीज हो रहा है। जॉन अब्राहम साहब हैं इस मूवी के अंदर, अर्जुन कपूर हैं, इसका दिशा पटनी है और एक जो पुरानी मूवी थी उसी के ही तर्ज पे इसको बनाया गया है। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एंटरटेनर, एक्शन एंटरटेनर की बातचीत हो रही है। और दूसरी मूवी जो रिलीज हो रही है वो है गुड लक जेरी। ये जानवी कपूर स्टारर मूवी है। दरअसल एक तमिलियन मूवी की एक रीमेक है और मार्केट में मतलब ये भी एक माना जा रहा है कि जो एक बढ़िया कॉमेडी अगर आप ढूंढ रहे हैं, क्रिमिनल कॉमेडी, तो ये एक अच्छी मूवी हो सकती है। तो ये दो मूवी रिलीज हुई जिनको हमने आधार मानकर आज के शो की शुरुआत की है। तो अब कैसे इसको जोड़ा जाए, तो ये दो नाम आपके सामने हैं, गुड लक जेरी और एक विलन रिटर्न। तो मार्केट में क्योंकि सेंटिमेंट थोड़ा थोड़ा सुधर रहा है तो हमने दोनों ही नामों को जोड़ दिया। तो गुड लक जेरी और एक विलन रिटर्न से आपके सामने नाम बन गया गुड लक रैली रिटर्न, क्योंकि मार्केट में बढ़िया रैली भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। अब ये रैली कैसे जस्टिफाई होती है जरा ये भी आप देख लीजिए। दरअसल हाल फिलहाल में 15 जून के आसपास या 17 जून के आसपास निफ्टी ने जो लोज बनाए थे वहां से भारतीय बाजार ने एक बढ़िया रिकवरी दिखाई है। वो रिकवरी 10% के आसपास इंडिसेस फ्रंट पे आपको दिखाई पड़ेगी। मिड कैप, स्मॉल कैप में एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ा है। निफ्टी बैंक में एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ा है। और उस समय पर माना जा रहा था कि बाजारों में शायद अभी भी 12,000, 12,500 के आंकड़े खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे, लेकिन आंकड़े कुछ उसके उलट हुए और इंडेक्स ने बढ़िया तेजी दिखाई, 17,000 का आंकड़ा भी पार कर लिया। तो पहला पार्ट तो ये हो गया। ये आपकी स्क्रीन पर वो रिटर्न है। निचले स्तरों से जून के निफ्टी करीब 10%, सेंसेक्स करीब 11%, निफ्टी बैंक करीब 15% के आसपास का मूव दिखा चुका है। ये इंडेक्स फ्रंट पर मूव है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा जो कि हाल फिलहाल में हुआ है वो है एफआईएस की बिकवाली का आंकड़ा। 2 एफआईएस की बिकवाली अभी भी चल रही है और अभी भी आंकड़ा काफी बड़ा है, लेकिन ये 4 नंबर आपको दिखाई पड़ेंगे। 13 जुलाई के बाद 2839 करोड़ रुपए की बिकवाली एफआईएस ने उस दिन की थी। उसके बाद से एफआईएस की तरफ से इतनी बड़ी बिकवाली अब तक नहीं देखने को मिली है। जो खरीदारी आ रही है वो 1780 करोड़ की है, 1799 करोड़ की है 20 जुलाई 21 जुलाई को। कल का आंकड़ा भी 1600, 1650 करोड़ रुपए के आसपास का देखने को मिला था। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि इस ड्यूरेशन में जो एफआईएस की बिकवाली हुई भी है वो उतनी बड़ी नहीं हुई है, उस इंटेंसिटी की बिकवाली नहीं हुई है जिस इंटेंसिटी की 2839 करोड़ रुपए की, 800 करोड़ की, 700 करोड़ की, 300 करोड़ की ये बिकवाली जरूर हमने इस ड्यूरेशन के अंदर आते हुए देखी है। तो एफआईएस की बिकवाली थोड़ी थोड़ी थमने लगी है। फेड रेट की बातचीत डिस्काउंट हो चुकी है। मार्केट में ज्यादातर सब बुरी खबरों का दौर हम डिस्काउंट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और शायद इसीलिए भारतीय बाजारों में लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी बनते हुए दिखाई पड़ रही है। इस रिकवरी के बाद अब आपकी रणनीति क्या हो, क्या मान रहे हैं जानकार, कौन सी कॉल्स, कौन सी पिक्स के ऊपर आपको नजर रखनी होगी, इस पर हम बातचीत करेंगे हमारे तीनों जानकारों से। संजीव होता साहब हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए, आस्था जैन है और साथ साथ शरद अवस्थी हमारे साथ मौजूद हैं इस पर बातचीत करने के लिए। आप तीनों को नमस्कार, तीनों का स्वागत है। संजीव जी, मूवी हुई देखेंगे क्या आज? एक विलन तो देखना बनता है क्योंकि मोहित सूरी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं इसके। तो पिछली वाली आपने देखी थी? पिछली वाली जी, तो पिछली वाली तो बहुत मूवी थी जो रितेश देशमुख की थी, सिद्धार्थ मल्होत्रा की, वो तो बहुत अच्छी थी। तो आज वाली मूवी जॉन अब्राहम के लिए, दिशा पटनी के लिए, किसके लिए देखेंगे आप? मैं मोहित सूरी के लिए देखूंगा क्योंकि वो डायरेक्टर बहुत ही मंझे हुए डायरेक्टर है। तो मुझे लगता है डायरेक्शन बहुत अच्छा होगा। चलिए, अच्छा, तो मार्केट को लेकर व्यू क्या है, क्या करना चाहिए संजीव सर? मार्केट्स में आपका रुख रवैया भी कैसा दिख रहा है? अच्छी रिकवरी आई लोअर लेवल से, क्या सस्टेनेबल है या नहीं है, कैसा रुख रहेगा?
देखिए, इसमें दो चीजें हैं। आपने जैसे अब ये सब ग्राफ दिखा रहे थे, बहुत निचले स्तर से एक अभी हमने अच्छा रिकवर किया है, और एक एक्सट्रीम पेसिमिज्म जोन से एक न्यूट्रल जोन में आ गए हैं, जहाँ पे लग रहा है कि इन्फ्लेशन है, फेड रेट हाइक है, रशिया यूक्रेन क्राइसिस है, चाइना स्लो डाउन है, तो सब एक बार वो खबर हम पचा चुके हैं। तो वो चीज ठीक है, लेकिन अभी भी जो प्रॉब्लम है वो आउट ऑफ विंडो तो गई नहीं है। हम ये तो जान चुके हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, लेकिन आउट ऑफ विंडो अभी भी नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो रैली बन रही है अभी, क्योंकि एक अच्छा नंबर्स देखने को मिला है ग्लोबली, और डोमेस्टिक मार्केट में भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, और वैल्यूएशन थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ गया था, इसलिए रैली देख रहे हैं। लेकिन ये रैली में ये इन्वेस्टर को करना चाहिए, जो वीक स्टॉक है वहां से अभी निकलना चाहिए, और क्वालिटी स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, क्योंकि ये कहाँ तक सस्टेनेबल रहेगा वो क्वेश्चन मार्क है। तो एक्स्ट्रापोलेट मत कीजिए, इन्वेस्टर को यही बोलना चाहूंगा ये रैली को, क्वालिटी स्टॉक में ही निवेश कीजिए, और जहां पे वीक स्टॉक है वहां पे एग्जिट कीजिए। खराब क्वालिटी के स्टॉक से निकलिए, बढ़िया क्वालिटी के स्टॉक हमेशा अपने पोर्टफोलियो में रखिए और इस तेजी का फायदा उठाइए कई जगहों पर, और कई जगहों पर अच्छे दाम पर जो बढ़िया शेयर है उन पर निवेश करिए। आस्था, वैसे तो आप पुणे में रहती हैं, बहुत बढ़िया वेदर वहां का वैसे ही रहता है, तो फायदा उठाएंगी, मूवी वूवी देखेंगी या फिर वेदर का ही फायदा लेंगी? गुड आफ्टरनून सुमित। देखिए, मेरे को वेदर का अगर फायदा उठाना है तो शॉपिंग बहुत ज्यादा पसंद है, तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गो फॉर अ शॉपिंग। और अब राखी भी आ रही है, फेस्टिवल, सो प्लान्स तो वो है, लेकिन यस, मूवी देखना भी मेरा एक काफी बड़ा इंटरेस्ट है। अच्छा। तो डेफिनेटली अगर टाइम मिला तो आई विल गो फॉर मूवी। कौन सी देखेंगे दोनों में से? मैं तो जानवी कपूर की मूवी देखना चाहूंगी, क्योंकि वो कॉमेडी थ्रिलर है, सो आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन दैट। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, आस्था, मार्केट को लेकर व्यू क्या है आपका? कैसे देख रहे हैं आप मार्केट को? कैसे, क्या रीड करना चाहिए हमें? देखिए, मार्केट्स की अगर बात करें सुमित, तो जिस तरह से लास्ट 3 हमने दिनों की जो निफ्टी की मूवमेंट देखी है, तो काफी गैप अप ओपनिंग्स हो रही थी। तो मुझे लगता है, क्योंकि थोड़ा मैं टेक्निकल भी ट्रैक करती हूँ, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकता है अगले वीक मार्केट। तो उस पर एक नजर रखें, 16,600 17,400 के रेंज में घूमता हुआ नजर आएगा। दूसरी तरफ आरबीआई की मीटिंग भी है 3 से 5 अगस्त के बीच में, तो वहां पे भी कड़ी नजर रखनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी मार्केट ने इतने बड़े गैप्स के साथ यहाँ पे 3 दिन से लगातार जो दिखाई है उछाल, तो नेक्स्ट वीक थोड़ा सा एक रेंज बाउंड हो सकता है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे संभल के काम करने की ही सलाह दूंगी, और डेफिनेटली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में अगर निवेशित रहेंगे तो वो फिर भी रिटर्न देंगे, अगर मार्केट वॉलेटाइल रहा नेक्स्ट वीक तो भी, ऐसा मुझे लगता है। तो मार्केट वोलेटिलिटी रहेगी, रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा, और ये बात सही है कि बड़े इवेंट्स अभी भी अवेटेड हैं, लेकिन हाँ, ऑब्वियस ही बात है, फंडामेंटली अच्छे स्टॉक के साथ आप रहते हैं तो वहां पर हमेशा एक रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा लिमिटेड होता है। अब हम बातचीत करेंगे शरद सर से। शरद सर, पीवीआर आइनॉक्स लंबे समय से आप ट्रैक कर रहे हैं, सिर्फ ट्रैक ही कर रहे हैं, जाते भी हैं कभी? जाता बहुत कम। हाँ, मुझे उम्मीद भी थी आपसे क्या बहुत कम ही बोलेंगे। अच्छा, मार्केट्स को कैसे देख रहे हैं आप? बाजार मुझे लगता है एक अच्छी रिकवरी नीचे से ले चुके हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा ब्रीदर लें, बट क्वार्टरली रिजल्ट से हमारी उम्मीद है कि ज्यादातर क्वार्टरली रिजल्ट्स लास्ट ईयर के लो बेस की वजह से इस साल काफी बेटर रहेंगे। तो आपके जितने भी ब्रॉडर इंडाइसेस है वहां पे जो आपकी टीटीएम अर्निंग्स है उनको काफी डिसेंट बूस्ट मिलना चाहिए। सीमेंट को छोड़ के बाकी तमाम सेक्टर्स में ईयर ऑन ईयर नंबर्स काफी बेटर आने चाहिए। प्लस जैसा कि आप भी बता रहे थे, एफआईआई फ्लोज, करेंसी का जो ड्रैग था वो सब थोड़ा सा स्मूदन आउट हो जाना चाहिए आने वाले समय में। प्लस जो तेल का ओवरहैंग है, इन्फ्लेशन का ओवरहैंग है, वहां भी कमी आनी चाहिए, जिसकी वजह से रेट साइकिल में भी इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। तो मुझे लगता है जितनी भी नेगेटिव चीजें थी वो लगभग पीक आउट कर गई, और यहाँ से ग्रेजुअली आप इंप्रूवमेंट की तरह ही देखेंगे। बट चूंकि बाजार ने थोड़ा प्रीएम्प्ट करके डिस्काउंट किया है, तो हो सकता है एकदम इमीडिएट टर्म में बहुत बड़ी और आपको अपमूव नहीं मिले, लेकिन थोड़े से करेक्शन के बाद फिर बाजार रिज्यूम करेंगे अपने स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड को। थोड़ा बहुत रेंज बाउंड, लेकिन वापस जो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा ही। संजीव सर, अब शुरुआत करते हैं पिक्स की। तो आपने फंडामेंटल सबसे बेहतरीन शेयरों की बातचीत की, तो पहला नाम आपकी तरफ से? पहला नाम होगा लार्सन टोब्रो, एल&टी, क्योंकि ये जो कैपेक्स अपसाइकल और इंफ्रा अपसाइकल का एक बात कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि 5-6 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा अपना, तो एल&टी इस पे सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा मुझे लगता है। Q1 नंबर बहुत अच्छे थे, ऑर्डर बुक्स 57% अप है, 7.6 ट्रिलियन के ऑर्डर बुक पोटेंशियल आ सकते हैं, जिससे कि वो कंपनी मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है कि बहुत सारे कन्वर्ट हो जाएंगे। वैल्यूएशन की बात करूं तो अभी भी मल्टी ईयर जो इसका एवरेज था वहां से नीचे चल रहे हैं,
और कंपनीज ये भी तय कर रही है कि जो नॉन कोर एसेट हैं उनको भी बेच के बैलेंस शीट और मजबूत करे। तो मुझे लग रहा है बहुत सारे टेलविंड्स प्ले हो सकते हैं एल के लिए, तो यहाँ पे भी बाय करके चलना चाहिए और 2250 का यहाँ पे टारगेट रहेगा मेरा। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग जाइंट 3.25 लाख करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक, साथ ही साथ माइंडट्री, एल&टी इन्फोटेक, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग, एल&टी टेक जैसी सब्सिडरीज की पेरेंट कंपनी एल&टी, जिसके ऊपर आप दांव लगा सकते हैं और एक बढ़िया अपसाइड स्टॉक में अभी भी खुल सकता है, ऐसा संजीव जी का मानना है। आशा मैम, आपकी तरफ से पहली कॉल। मोल्टेक पैकेजिंग मुझे पसंद आता है। देखिए नंबर्स काफी सॉलिड पोस्ट किए हैं जो ये क्वार्टर के रिजल्ट्स है, क्योंकि लगभग 55% की ग्रोथ तो यहाँ पे रेवेन्यू में दिखाई है और 80% की ग्रोथ इन्होंने बॉटम लाइन में दिखाई है। एक और अच्छी चीज जो कंपनी के लिए मुझे लग रही है कि ये नई कैपेसिटी एडिशन कर रहे हैं और अगर नए कैपेसिटीज आएंगे तो वो और ज्यादा यहाँ पे डिमांड को मीट करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये जो नए प्लांट अपने ऐड कर रहे हैं लखनऊ के अंदर, ये नए प्लांट लगा रहे हैं तो वो एक पॉजिटिव रहेगा। बल्कि जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स है वहां पे भी कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है दमन और मैसूर में, तो मुझे लगता है वो भी अच्छा है। और जिस तरह से हम सब जानते हैं मोल्टेक पैकेजिंग बेसिकली कंटेनर्स, प्लास्टिक कंटेनर्स बनाती है, पैकेजिंग कंटेनर्स, तो ये कॉस्मेटिक्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम में आता है और कंपनी अब पूरा फोरे भी कर रही है फार्मास्यूटिकल बिजनेस में। और तो मुझे लगता है कि ये जो नए फोरेज हो रहे हैं ये भी काफी महत्वपूर्ण रहेंगे कंपनी के लिए। तो ऑल इन ऑल मोल्टेक पैकेजिंग पसंद आता है। मुझे लगता है 950-960 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले कुछ महीनों में। तो एक मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मोल्टेक पैकेजिंग में खरीदारी करने की सलाह है 950 से 960 के लक्ष्य के लिए। ये कॉस्मेटिक का आपने ज्यादा जिक्र किया, उसी समय आपने इसको ध्यान दिया क्या पहले? बेसिकली देखा जाए तो रिजल्ट्स बहुत सॉलिड आए थे, तो मेरी नजर रिजल्ट्स को देख के पड़ी और उसके बाद बिजनेस मॉडल भी काफी सॉलिड लगा। इनफैक्ट क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी नंबर्स काफी बेहतर थे और खास तौर से राइजिंग इनपुट कॉस्ट सिनेरियो में इन्होंने नंबर्स अच्छे दिए, तो इस लिहाज से भी आप नजर रख सकते हैं मोल्टेक पैकेजिंग के ऊपर भी। शरद सर, आपकी तरफ से पहली कॉल। महानगर गैस, हमें लगता है अभी तक स्टॉक में कोई भी तरीके की रिकवरी दिखी नहीं है, क्योंकि गैस को लेकर जो अनसर्टेनिटी है अवेलेबिलिटी वगैरह को लेकर, उस वजह से स्टॉक काफी पिटा हुआ है। बट जैसा कि मैं पहले भी बोल रहा था, ग्रेजुअली ऑयल एंड गैस में जो प्रेशर है वो आने वाले समय में ईज होना चाहिए, लॉजिस्टिक प्रेशर भी ईज हो रहा है और इसका फायदा आपको कंपनी में दिखना चाहिए। रायगढ़ वाले एक्सपेंशन भी कंट्रीब्यूट करना चालू करेंगे। कंपनी पीएनजी में लगभग 12.5 लाख कस्टमर्स को केटर करती है, फुल कैपेसिटी पे 16 लाख कस्टमर्स को केटर कर सकती है। और ग्रेजुअली गेल की तरफ से जो नए सरकार के नियम भी आए हैं गैस पूलिंग और गैस एक्विजिशन के, उसका भी फायदा इनको आने वाले समय में मिलना चाहिए। और रायगढ़ वगैरह ये जो एडिशनल एरियाज में एक्सपेंशन कर रहे हैं उसका भी इनको फायदा मिलना चाहिए। तो हमारे अनुमान से अगले 2 साल में लगभग 20-22% की CAGR रहनी चाहिए। तो उस हिसाब से अगर FY24 के नंबर पे 12 का भी मल्टीपल पकड़ते हैं तो हमारे हिसाब से 1056 तक के लक्ष्य के लिए MGL एक काफी डिसेंट बेट है। इनफैक्ट ये पूरे गैस स्पेस में सबसे सस्ते वैल्यूएशन पे कामकाज करने वाली कंपनियों में से एक शुमार है, तो आप महानगर गैस में दांव लगा सकते हैं। शरद अवस्थी सर की तरफ से ये पिक आई है। संजीव सर, दूसरी कॉल आपकी तरफ से। जी, जो दूसरी कॉल है वो है M&M ऑटो स्पेस से है। कंपनी अभी जिस तरह से एग्रेशन दिखा रही है न्यू लॉन्चेस को लेकर, मार्केट शेयर का क्लियर गेन मिल रहा है उनको, और सारे जितने प्लान हैं कंपनी के लॉन्ग टर्म को लेके 25% काइंड ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ बाय 2025 और उसके बाद ROE 18% पहुंचने का उनका जो इंटेंट है बाय 25, वो बहुत ही प्रॉमिसिंग इंटेंट लग रहा है। उनके सब्सिडरीज के लॉसेस अभी कम हो रहे हैं और जो लिस्टेड एंटिटीज हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। EV बिजनेस में अनलॉकिंग हो रहा है तो उसका भी फायदा होगा कंपनी के ओवरऑल वैल्यूएशन को। और अगर इसका वैल्यूएशन की बात करें तो अभी भी ये बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन पे है और यहाँ पे री-रेटिंग के लिए बहुत बड़ा रूम है। तो मुझे लग रहा है कि M&M यहाँ पे भी बाय करने की सलाह रहेगी। 1390 का इन्वेस्टमेंट टारगेट होगा। महिंद्रा, 2 व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, हैवी ट्रक्स, किसी भी कैटेगरी में अगर आप कोई कंपनी ढूंढ रहे हैं तो एक कंपनी जो सारी कैटेगरी में कैटर करती है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। 1420 रुपए के टारगेट्स के लिए संजीव सर की तरफ से बेट लगाई गई है। आस्था मैम, आपकी तरफ से दूसरी कॉल।
दूसरी कॉल ब्लू डार्ट एक्सप्रेस पे है। बेसिकली कंपनी ने यहाँ पे जिस तरह से मार्केट शेयर गेन किया हुआ है और एक तरह से तो लीडर है ये अपने मार्केट, स्पेशली जो एयर एक्सप्रेस सेगमेंट है वहां पे तो इनके पास 54% मार्केट है जो कि इनको लीडर बनाता है। दूसरी तरफ सरफेस एक्सप्रेस सेगमेंट में भी ये लगातार मार्केट गेन कर रहे हैं। तीसरी तरफ देखा जाए तो इन्होंने प्राइस हाइक्स लिए हैं, इनके वॉल्यूम्स बढ़ते जा रहे हैं। और एक जो बात मुझे काफी ज्यादा पसंद आई कि इस तरह से जहां ETF के प्राइस हाइक हुए फिर भी कंपनी अपनी ग्रॉस मार्जिन सस्टेन कर पाई 36% के आसपास। तो उसका मेन कारण ये कि इनकी खुद की एक इंटरनल हेजिंग मैकेनिज्म पॉलिसी है जिसके अंतर्गत ये लोग जो भी जो फ्यूल का सरचार्ज होता है उसमें ये पूरा एक मैकेनिज्म सेटअप करते हैं जिसमें जो भी ETF की प्राइसेस कम होती है या ज्यादा होती है उस मैकेनिज्म के तहत ये लोग कस्टमर्स को पास ऑन करते हैं। और आज के टाइम पे ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो किसी भी तरह की जो लॉजिस्टिक्स कंपनी है उनके लिए महत्व रखती है। सो ओवरऑल मुझे ब्लू डार्ट एक्सप्रेस अभी भी पसंद आता है। ऑल्दो स्टॉक प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं बट मुझे लगता है थोड़ा अपसाइड अभी भी बाकी है। तो मैं यहाँ पे अभी भी खरीदारी करने की सलाह दूंगी। थोड़ा डिप आए तो खरीदारी करना ज्यादा बेहतर रहेगा। 9250 9270 तक के टारगेट्स के लिए ब्लू डार्ट एक्सप्रेस में खरीदारी करने की सलाह। रिकॉर्ड स्तरों पर स्टॉक कामकाज कर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी जो लॉजिस्टिक कंपनी है DHL, उसकी आम ब्लू डार्ट, जिसके ऊपर आप नजर बना कर रख सकते हैं। एक बोनस भी आया था, डिबेंचर बोनस कुछ साल पहले, उसका शेयर नीचे आया और वहां से वापस क्या रफ्तार पकड़ी है और अब ये ऑल टाइम हाई से करीब कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो यहां पर भी आप तेजी खेल सकते हैं और आस्था जी का मानना है कि शायद यहां एक अच्छे अपसाइड और खुल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग नंबर्स इस क्वार्टर के भी कंपनी ने पोस्ट किए थे। शरद सर, आपकी तरफ से दूसरी कॉल। दूसरा स्टॉक होगा एक्साइड इंडस्ट्रीज। मुझे लगता है कि जिस तरीके से ओपनिंग अप स्ट्रेंथ पकड़ रही है वैसे वैसे बैटरीज की डिमांड में काफी स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए। और एक्साइड की करीब 9 प्लांट्स हैं पूरे कंट्री में और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी स्ट्रांग है। और इसके अलावा ये जो लिथियम आयन स्पेस में भी करीब 6000 करोड़ का एक कैपेक्स कर रहे हैं 12 गीगावाट की कैपेसिटी के लिए, तो वो भी ग्रेजुअली अगले 2-3 साल में उसका भी इफेक्ट आपको दिखने मिलना चाहिए। नॉर्मली भी हमें लगता है अर्निंग्स ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहनी चाहिए और 60% लगभग रिप्लेसमेंट मार्केट से इनकी हिस्सेदारी आती है, तो वहां से काफी स्ट्रांग रहना चाहिए। 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर लगभग सारी कंपनीज के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं। तो मुझे लगता है लॉकडाउन के बाद जैसे जैसे हम वापस सब नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं तो बैटरी डिमांड काफी स्ट्रांग रिवाइवल देखने को मिलना चाहिए, जिसका असर एक्साइड में भी देखने मिलना चाहिए। मुझे लगता है अगले साल की अर्निंग्स लगभग 11 रुपए, 11.5 रुपए के आसपास आएंगी, तो 20 का मल्टीपल कंपनी को आसानी से मिलना चाहिए। तो 220 के लक्ष्य के हिसाब से एक्साइड इंडस्ट्रीज एक बहुत बढ़िया बेट है। तो ऑटो एंसिलरी बैटरी स्पेस से एक्साइड इंडस्ट्रीज, जिसके ऊपर आप दांव लगा सकते हैं। शरद सर का मानना है कि 11, 11.5 रुपए की EPS और करीब करीब 220 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पे खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, इसलिए आप इसके ऊपर नजर रखेंगे। 6 कॉल हमारे तीनों जानकार जो हैं वो अब तक दे चुके हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं और तीनों से एक कॉल लेने की कोशिश करते हैं। छोटे तक इस बार